नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। विश्व युवा कौशल दिवस 2026 के अवसर पर राजधानी लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को बड़ा संदेश दिया। आपको बता दें, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौशल सारथी और कौशल सेतु मॉड्यूल लॉन्च किए। वहीं कौशलम पुस्तकम का भी विमोचन किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में विभिन्न प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थानों के साथ एएमयू भी किए गए, जिसमें युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च वेतन पर नियुक्ति पाने वाले उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 21 युवा आइकन को भी सम्मानित किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। विभाग खुलने के बाद या मंत्रालय गठित होने के बाद उसने जो प्रगति की, अभी मैं उसके कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक, जो मैंने कहा कि साझा भविष्य तब होता है जब उस प्रकार की सरकार भी होती है, उस सोच की सरकार होती है। – 2017 आप में से जितने युवा हैं, तब आप अपने मां बाप के साथ बच्चे रहे होंगे, यानी 10 वर्ष पहले। स्वाभाविक रूप से मां बाप के ऊपर पूरी तरह आश्रित, न वर्तमान की चिंता न भविष्य की चिंता। और हर मां बाप अपने बच्चे को किसी भी अपशकुन से बचाती है। लेकिन दुर्भाग्य से 2017 के पहले तत्कालीन राज्य सरकार ही प्रदेश की सबसे बड़ी अपशकुन बन चुकी थी। युवाओं के लिए शिक्षा चौपट थी, कौशल विकास की कोई व्यवस्था नहीं थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ युवाओं को जोड़ने के लिए कोई भी प्रयास नहीं थे। स्कूली शिक्षा हो या कोई भी अभियान, ये सभी नदारद थे। असुरक्षा का वातावरण था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। युवा के सामने पहचान का संकट था। अगर किसी ने कोई डिग्री ले ही ली, कहीं से कोई जा करके प्रयास करके कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट प्राप्त कर भी दिया, तो यूपी के अंदर तो काम नहीं था, यूपी के बाहर जाता था तो यूपी के नाम पे लोग वैसे चिढ़ते थे, इसलिए यूपी के बाहर कोई सम्मान भी नहीं था। ये पहचान का संकट था। सरकारी नौकरी पर एक खानदान का अधिकार था। या तो नौकरी निकलती नहीं थी, नौकरी निकल गई तो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए भी निकल पड़ती थी, और बिना पैसे के कुछ काम होता नहीं था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़ा अपडेट सामने आ सकता है। जी हां, 3 सदस्यीय एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। मामले की जांच में सीसीटीवी फुटेज, बैंक ट्रांजैक्शन, वित्तीय रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और संबंधित लोगों के बयान को आधार बनाया गया है। अब नजर इस बात पर है कि एसआईटी की रिपोर्ट में किन लोगों की भूमिका सामने आती है और जिम्मेदारी किसकी तय की जाती है। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में दान प्रबंधन व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सुझाव भी दिए जा सकते हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। वहीं संत समाज ने एसआईटी जांच पर भरोसा जताते हुए कहा कि रिपोर्ट सामने आने के बाद सच्चाई भी स्पष्ट हो जाएगी। अब इंतजार है कि एसआईटी की उस रिपोर्ट का जो राम मंदिर दान मामले में उठ रहे सवालों के जवाब देख सकती है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। राम मंदिर दान चोरी मामले में आज सबसे बड़ा दिन हो सकता है। 1 महीने से ज्यादा समय से जांच कर रही 3 सदस्य एसआईटी की टीम आज अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जा सकती है और मंदिर के डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम में बड़े बदलाव की सिफारिश भी की जा सकती है।
खास बात यह है कि रिपोर्ट में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की निगरानी में कमी की ओर भी इशारा किए जाने की चर्चा है। चोरी के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान, जवाबदेही तय करने की सिफारिश, वित्त रिकॉर्ड और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच, सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों का विश्लेषण, डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम में बदलाव का सुझाव। जांच पूरी होने के लिए एसआईटी को पहले तय समय दिया गया था, बाद में इसकी अवधि 15 दिन बढ़ा दी गई, जो आज खत्म हो रही है। अब सवाल यही है कि रिपोर्ट दाखिल होगी या एसआईटी कुछ और समय मांगेगी। एसआईटी की रिपोर्ट आने से पहले संत समाज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। संतों ने कहा कि एसआईटी रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे होंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, संत समाज को, हिंदू जनमानस को पूर्ण रूपेण एसआईटी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासन पर पूरा विश्वास और भरोसा है और उसी विश्वास भरोसा के अनुरूप एसआईटी का जो है रिपोर्ट अंतरिम के बाद फाइनल रिपोर्ट सौंपना है, जिसके लिए 15 दिन का दिन जो है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने बढ़ाया भी था। एसआईटी ने मांग भी की थी, आज उसका भी समय पूरा हो गया है। तो निश्चित तौर पर जो भी एसआईटी का रिपोर्ट होगा पूर्ण रूपेण विश्वसनीय रिपोर्ट होगा, सराहनीय रिपोर्ट होगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है। एसआईटी टीम का आज जो आखिरी दिन है, कहीं न कहीं बहुत बड़ा सबूत उसके हाथ लगेगा, क्योंकि राम मंदिर राम भक्तों का है, राम विरोधियों का नहीं है। जिन लोगों ने राम पर सवाल उठाए, जिन लोगों ने अभी तक झांकने नहीं आए राम मंदिर में दर्शन करने के लिए, आज वो राम चढ़ावा चोरी को लेकर के देश और दुनिया भर में अफवाह फैला रहे हैं, सनातन को बदनाम रहे कर, दिल में है बाबर और मुंह में है राम राम, तो ये काम चलने वाले नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। रिपोर्ट में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जिसने ऐसा किया होगा उसको दंड मिलेगा, दंड के भागी होगा। वहीं राम जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी योगी सरकार की कार्रवाई पर पूरा भरोसा जताया। कानून अपना काम कर रहा है, जो दोषी हैं उनको जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी है वो मिलेगी, क्योंकि ट्रस्ट के लोगों ने जो कुछ भी हुआ है ये सब अंदर की बात है। जो कुछ भी लोगों ने किया, जिन लोगों ने देखा, आज वो जो है उसकी जांच हो रही है, पड़ताल हो रही है और ये काम सरकार का है, ये बाहर के लोगों की बात नहीं है, ये काम सरकार का है, कानून का काम है। कानून अपना शिकंजा कसेगा, जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, ये बिल्कुल तय है। माननीय योगी जी की सरकार है, गलत करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। सबसे ज्यादा चर्चा रिपोर्ट में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की निगरानी में कमी की बात की हो रही है। हालांकि एसआईटी ने अब तक सीधे तौर पर उनका नाम शामिल नहीं किया है, लेकिन जिम्मेदारी की ओर संकेत किए जाने की बात जरूर सामने आ रही है। चंपत राय जैसा व्यक्ति जो है राम जन्मभूमि के लिए, जिन्हें पटवारी के रूप में, लेखपाल के रूप में उन्होंने जो अध्ययन किया है, उतना मुझे लगता है कि जो भी लोग हैं, केवल चंपत राय ही उसमें एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अध्ययन करके और राम जन्मभूमि एक एक बिंदु पे उन्होंने चिंतन किया है। उनके जैसा कोई चिंतन करने वाला व्यक्ति उसमें कोई नहीं है। चंदा चोरी के इस मामले में अब जांच अपने अंतिम पड़ाव पर है। करोड़ों राम भक्तों समेत पूरे देश की नजर आज पेश होने वाली फाइनल रिपोर्ट पर टिकी है। क्या एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट सिर्फ चोरी का सच बताएगी या राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव का रास्ता भी खोलेगी? आज आने वाली रिपोर्ट कई सवालों के जवाब दे सकती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बरेली पुलिस के ऑपरेशन सीवाई वज्र के तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, अभियान के छठे दिन एसओजी, साइबर सेल, साइबर थाना और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने 29 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने कई राज्यों में साइबर ठगी कर लाखों रुपए की ठगी की थी। उनके कब्जे से 26 लाख रुपए नगद, 47 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, फर्जी आधार कार्ड और अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। ऑपरेशन के तहत अब तक 58 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि 41 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा साइबर अपराध के रोकथाम व साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए एक सप्ताह के विशेष अभियान साई वज्र के अंतर्गत जनपद बरेली की साइबर सेल, साइबर थाना, सर्विलांस सेल, एसओजी व जनपदीय थानों की संयुक्त टीम द्वारा 23 थानों में 58 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 41 मुकदमे पंजीकृत किए गए।
गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध एनसीआरपी पोर्टल पर 12 राज्यों से अधिक राज्यों में 150 से अधिक शिकायतें पाई गईं, जिनसे लगभग 7 करोड़ से अधिक रुपए मूल्य की रकम अपराधियों द्वारा आहरित की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 26,50,000 रुपए की रकम, $940 मूल्य की USDT क्रिप्टो करेंसी, 69 मोबाइल फोन, 21 ATM कार्ड, भारी मात्रा में बैंक प्रपत्र व अन्य सामग्री बरामद हुई है। उक्त गिरफ्तारियों में थाना भमौरा द्वारा नाइजीरियन गैंग के सदस्य अयाज अहमद, जो कि 2019 से जनपद औरैया से वांछित था तथा भगोड़ा अपराधी घोषित हुआ था, को गिरफ्तार करने व थाना साइबर थाना द्वारा मोबाइल चोरी का गैंग, जो कि झारखंड निवासी है, जिनके द्वारा 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मोबाइल चोरी कराकर साइबर अपराध भी कारित किया जाता है। वह थाना किले द्वारा गिरफ्तार ओम अग्रवाल, जो कि यूट्यूबर भी है और जिससे 26,50,000 रुपये मूल्य की रकम व 940 USDT बरामद हुई है, उनकी गिरफ्तारी उल्लेखनीय है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बदायूं के जरीफ नगर थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान बाइक खड़ी करने को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। आपको बता दें, आरोप है कि हरिओम नामक युवक पर भाले से करीब 40 वार किए गए और 3 गोलियां भी मारी गई। गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर गांव पहुंचे और हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया। परिजनों ने स्थानीय चौकी प्रभारी और एक सिपाही पर आरोपियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। वहीं जाम के दौरान कुछ लोग पेट्रोल की बोतलें लेकर बैठ गए और खुद पेट्रोल डालने का प्रयास किया। पुलिस से धक्का मुक्की और पथराव के बाद हालात और बिगड़ गए, जिसके बाद जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई लोग इस लाठीचार्ज में घायल हुए। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ जांच जो है वो शुरू कर दी है। 12-13 जुलाई की रात्रि थाना जरीफ नगर के अंतर्गत ग्राम कादर चौक में एक गांव में गाड़ी खड़ी करने को लेकर के 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ। दोनों पक्ष एक ही जात के हैं। इस विवाद में 3 लोग घायल हुए। पुलिस के द्वारा उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। 10 समय अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 6 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उपचार के दौरान एक मजरूह हरिओम की मृत्यु हो गई। आज शाम जब उनकी डेड बॉडी गांव में आई तो कुछ बाहरी जनपद के लोगों के द्वारा वहाँ पर रोड जाम कर दिया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें समझाने का पूरा प्रयास किया गया, परंतु इन लोगों ने पुलिस प्रशासन पर अनर्गल दबाव बनाने के उद्देश्य से पेट्रोल छिड़ककर धक्का मुक्की पत्थरबाजी आदि की गई। इस संदर्भ में पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। डेड बॉडी को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार हेतु गांव में रवाना किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में गांव निजामपुर में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। विवाद के दौरान दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें, घटना में कई अन्य लोगों के घायल होने की भी सूचना मिली है। सूचना मिलते ही एसएसपी समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात पर नियंत्रण पाया। शुरुआती जांच में दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश भी सामने आ रही है। वहीं दिन दहाड़े हुई इस गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। ये हम लोग थाना सिकंदराबाद में जनपद बुलंदशहर में यहाँ पे गांव पे खड़े हैं। इसमें ये सूचना प्राप्त हुई है और हमारे साथ डीआईजी मेरठ रेंज श्री कलानिधि नथानी साहब और एसएसपी बुलंदशहर श्री दिनेश कुमार सिंह साहब हैं। ये सूचना प्राप्त हुई है कि पैसे को लेन देन को लेके फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इसमें जो मृत्यु जो हुई है उसमें सुनील उर्फ सोनू पुत्र यादराम
और दूसरे हैं जो प्रथम पक्ष है वो सुनील उर्फ सोनू पुत्र यादराम है, और सत्तू पुत्र लोकेश निवासीगण है निजामपुर थाना सिकंदरा के, और दूसरे पक्ष से अजब सिंह पुत्र युद्धपाल, अरविंद पुत्र वीरपाल, रतन पुत्र युद्धपाल और सिंहराज पुत्र युद्धपाल। इसमें जो 2 लोगों की मृत्यु हुई है इस गोली में, वो हुई है सुनील उर्फ सोनू पुत्र यादराम का, और दूसरा है अजब सिंह पुत्र युद्धपाल। एक और आदमी के घायल होने की सूचना है। इसमें हमारे सारे पुलिस बल, लगभग 3 थाने के पुलिस बल यहाँ पे है। एसएसपी साहब खुद मौके पे हैं, इनके साथ एसपी सिटी और सीओ साहब हैं। इसमें लगभग 10 टीमें बना दी गई हैं केस के अनावरण के लिए, जिसको केस को सभी दृष्टिकोण से देखा जा रहा है और बहुत जल्दी जो है केस का अनावरण कर लिया जाएगा। हिरासत में लगभग 3 लोग हैं और लोगों पे भी कार्रवाई की जा रही है और लोगों से पड़ताल किया जा रहा है। जब सारे तथ्य हमारे पास आ जाएंगे बाकी, तो आपको सबको अवगत कराया जाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। ग्रेटर नोएडा के थाना फेज 2 क्षेत्र स्थित गेछा गांव में शिविर की सफाई के दौरान एक सफाई कर्मी की दम घुटने से मौत हो गई। आपको बता दें, मृतक की पहचान शिवा के रूप में हुई है। वो नोएडा प्राधिकरण की ओर से कराई जा रही सफाई के दौरान शिविर में उतरा था, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के कारणों की जांच की जा रही है। आज शाम थाना फेज 2 को यह सूचना प्राप्त होती है कि नोएडा अथॉरिटी का काम गेझा चौकी अंतर्गत चल रहा था, जिसमें सीवर की सफाई का काम चल रहा था। उसमें एक मजदूर जिसका नाम शिवा है, वो नीचे उतरा था सफाई करने के लिए, और पुलिस को सूचना मिली कि वो काफी देरी से ऊपर नहीं आया है। तत्काल इस सूचना पर फेज 2 पुलिस मौके पे आई और साथ में हमारे फायर ब्रिगेड की टीम भी आई और रेस्क्यू करके उसको निकाला गया है और तत्काल उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कोई आदमी नहीं पता, नोएडा प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही थी, बहुत ज्यादा। ना कोई वहाँ पे सीवर की मशीन थी, ना कोई पंप था, ना कोई सेफ्टी बेल्ट थी। सुपरवाइजर पंप को लेकर भाग गया। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। एक आदमी 3 घंटे से सीवर में मरा पड़ा रहा। नोएडा प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं, जीएम से लेके एसएम तक कोई नहीं था। जेई का कोई लापता, जेई लापता होगा वहाँ से। ठेकेदार का कोई लापता नहीं है वहाँ पे, किसी का कोई पता नहीं। उस मृतक को सीवर में छोड़ के वो वहां से चले गई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। शाहजहांपुर के खुटार थाना क्षेत्र के महोलिया वीरान गांव में एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है, जहां घरेलू कलह के चलते 65 वर्षीय हरपाल ने खेत में काम कर रही अपनी 50 वर्षीय पत्नी लक्ष्मी की सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। लक्ष्मी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पाकर जब पुलिस आरोपी पति को गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने कानून से बचने के लिए खुद के पेट में भी गोली मार ली। पुलिस ने घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया और मौके से अवैध तमंचा बरामद कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आज दिनांक 14/7/2026 समय करीब शाम को 5 बजे ग्राम महोलिया वीरान थाना खुटार में सूचना मिली कि एक महिला को गोली लगी है। सूचना पर जब स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि हरिपाल नामक व्यक्ति उम्र करीब 65 वर्ष ने अपनी पत्नी को घरेलू विवाद के चलते सीने में गोली मार दी है और उसने खुद की भी जान लेने के लिए खुद पर भी गोली चलाई है। उसको सीएचसी खुटार में भर्ती कराया गया था। उस हॉस्पिटल में उसे उसका स्वास्थ्य ठीक बताया गया है और उसे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। हरपाल से एक अवैध शस्त्र भी बरामद कर दिया गया है। लिखित तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुला लिया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर हमीरपुर से है, जहां कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे 34 पर बुधवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, मौदाहा कोतवाली क्षेत्र में बीएसएनएल टावर के पास 2 ट्रकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में एक ट्रक के खलासी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बुलंदशहर के खुर्जा देहात क्षेत्र में हत्या के मामले में वांछित आरोपी से पुलिस और स्वाट टीम देहात की मुठभेड़ हो गई।
चेकिंग के दौरान संदिग्ध युवक ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, आरोपी की पहचान ग्राम गवा निवासी लोकेश पुत्र जयपाल के रूप में हुई है। उसके कब्जे से अवैध 315 बोर तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस जो है वो बरामद किया गया। इसके साथ ही मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। घायल आरोपी को उपचार के लिए सीएससी खुर्जा में भर्ती कराया गया है। आज अर्ली मॉर्निंग करीब 3:30 से 4 बजे के बीच में थाना खुर्जा देहात की ये मुंडाखेड़ा नहर की पटरी पर चेकिंग के दौरान एक अपराधी के साथ मुठभेड़ हुई है। इसने अपना नाम लोकेश सन ऑफ जयपाल निवासी ग्राम गवा थाना खुर्जा देहात बताया है। इस अपराधी के पास से एक अवैध तमंचा, जिंदा एवं खोखा कारतूस, 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में इसने बताया है कि विगत 12 जुलाई को एक जान मोहम्मद नाम के लड़के की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना इसके एवं इसकी पत्नी के द्वारा कारित की गई थी। इसमें घटना को करने का जो उद्देश्य इसने बताया है कि उस जान मोहम्मद के पास एक ऑटो था, उस ऑटो को लूटकर ये अपने पुराने ऑटो की नंबर प्लेट लगाकर उसे चलाना चाहता था। इस ऑटो लूट के कारण ही उसके द्वारा यह मर्डर की घटना कारित की गई थी। अपराधी लोकेश के द्वारा यह बताया गया है कि इसके घर पर जो घटना के दौरान पहने हुए कपड़े थे, इन पर ब्लड लगा हुआ है। ऑटो का कुछ सामान अलाकतल भी इसके घर पर मौजूद है, जिसकी बरामदगी के लिए टीम को भेजा जाएगा। अभी वर्तमान में उपचार के लिए घायल अपराधी लोकेश को अस्पताल भिजवाया गया है। साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही थाना खुर्जा देहात के द्वारा की जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मथुरा से है, जहां 2.90 करोड़ रुपए की सनसनीखेज चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 करोड़ रुपए नगद और चोरी की रकम से खरीदी गई 60 लाख रुपए की संपत्ति बरामद की है। गुजरात के गांधीनगर निवासी राकेश प्रजापति ने अपनी संपत्ति बेचकर सुनरख में रहने के दौरान जीवन भर की जमा पूंजी फ्लैट में रखी थी। परिचित युवक आलोक और राजन ने इसकी जानकारी साथियों हिरेन और प्रेम सागर को देकर चोरी की साजिश रची। प्लॉट दिखाने के बहाने राकेश को बाहर ले जाया गया और फ्लैट से नकदी चोरी कर ली गई। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर नकदी, 2 कारें, मोबाइल फोन, सोने चांदी के आभूषण समेत करोड़ों की संपत्ति जो है वो बरामद कर ली है। मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं और यहाँ आकर के पूजन पाठन में लग गए थे। कुछ दिन रहने के उपरांत उनकी इच्छा ये जागृत हुई कि यहीं पर आश्रम बना के रहें। जहाँ ये किराए के मकान में रहते थे, उसी के बगल में एक व्यक्ति एक गेस्ट हाउस चलाता था, उससे इनका संपर्क हुआ और उसके लिए भरोसे में आ गए। उसने इनको ये आश्वस्त किया कि इनको जमीन दिलाएगा और आश्रम बनवा करके देगा। इस के लिए उन्होंने अपनी जितनी जमा पूंजी थी वो सभी और जो भी पैतृक संपत्ति थी उसको बेच करके यहाँ कैश लेकर के आ गए थे। लगभग 2 करोड़ 90 लाख रुपए इनके पास कैश के रूप में रखे हुए थे और इनका जो पड़ोसी था वह इनको आश्रम के लिए स्थान दिखाने के नाम पर ले गया और उसी बीच में उसके अन्य साथी आकर उनके कमरे का दरवाज़ा तोड़ करके वो पैसे ले गए। इस घटना के उपरांत उनकी दी गई शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और घटना के अनावरण के लिए थाना जैत की टीम को लगाया गया था, जिसका सफल अनावरण करते हुए आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।